जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम्स। आइए आज हम आपको एक 5 सूत्र बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि उनको जन्मपत्री पे कैसे अप्लाई किया जाता है। गोचर एक अलग है, गोचर का अध्याय हम कभी बाद में लेंगे, लेकिन एक दक्षिण भारतीय ज्योतिष हुए हैं बहुत बड़े, मंत्रेश्वर महाराज, कई सौ साल पहले। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है फलदीप का। उसमें उन्होंने इन सूत्रों को लिया है और ये बताया है कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इनका फल व्यक्ति को कब मिलता है और कैसे मिलता है, किन ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर उनको फल मिलता है किसी भी व्यक्ति को। दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा ये एक अलग विषय है। किसी भी भाव का फल महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब उस भाव से संबंधित होती हैं और गोचर भी उसी भाव से संबंधित होता है, तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। जन्म कुंडली एक अलग चीज़ है। जन्म कुंडली किसी की भी जन्म के समय का स्नैपशॉट है। वह आकाशीय मानचित्र होता है। व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको एक कुंडली दे दी जाती है कि ये आपकी जन्म पत्री है। वह जन्म के समय का आकाशीय मानचित्र है। और इस समय भी ग्रह चूंकि हमेशा परिभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ग्रह कभी रुकते नहीं हैं, तो इस समय भी ग्रह घूम रहे हैं। जन्म के समय किसी व्यक्ति ग्रह कहीं थे, लेकिन आज भी घूम रहे हैं। तो वो जो आज जिस जगह पे हैं वह क्या प्रभाव देंगे व्यक्ति को, ये देखा जाता है गोचर में मुख्य रूप से। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिष यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर हमको राशियों के फल बताते हैं, तो उसमें बृहस्पति को मुख्य रूप से देखा जाता है। जैसे कि वर्तमान में बृहस्पति इस मेष राशि 1 नंबर राशि में आसमान में गोचर कर रहे हैं। अब इस बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें स्थान पर, सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर और नवम दृष्टि इसकी धन स्थान पर है। ये किसी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न की जन्म पत्री है। तो अब यहां पर बृहस्पति 10वें घर को देखेंगे तो इसमें यहां पर मंगल भी है। एक तो मंगल को एक्टिव कर देंगे वो, और एक 10वें घर को एक्टिव कर देंगे, 12वें घर को एक्टिव कर देंगे और ये दूसरे घर को एक्टिव कर देंगे। तो 10वें घर को एक्टिव करेंगे तो व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे, उसे प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। मंगल चूंकि लग्नेश है, इसको एक्टिव करेंगे तो उसके जीवन में इस समय सही समय होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि ये भाव मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी है। 12वां घर चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो 12वें घर पर जब उनकी दृष्टि होगी तो व्यक्ति के शुभ कार्यों में खर्चा होगा, ये हमें बताया जाएगा। और दूसरा, ये द्वितीय स्थान पर जहां बृहस्पति की अपनी स्वयं की धनु राशि है, वहां पर दृष्टि डालेंगे तो उसके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है और बृहस्पति मांगलिक कार्य करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है। तो इस प्रकार गोचर के माध्यम से हम व्यक्ति को बता सकते हैं कि आने वाला समय उसका कैसा है। लेकिन मंत्रेश्वर महाराज जी ने कुछ अलग सूत्र दिए हैं। तो वह सूत्र क्या है, वह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये किसी व्यक्ति की जन्म पत्री है। यहां पर जो काले अक्षरों में मैंने लिखा है गुरु, मंगल और शनि, ये तो उसकी जन्मकालीन स्थिति है। और बाकी जो मैंने लाल रंग में शनि मंगल, मंगल शनि, मंगल शनि, मंगल मंगल, ये जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं गोचर के, उनके आधार पर मैंने इनको लिख दिया है। अब उनका एक पहला सिद्धांत ये है कि जैसे कि इस लग्न कुंडली वाला व्यक्ति आके किसी ज्योतिषी से पूछता है कि उसके जीवन में मकान का योग कब है, यानी उसको जीवन में मकान का या प्रॉपर्टी का लाभ कब होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अपने वीडियो में कि प्रॉपर्टी और मकान का सुख इस चतुर्थ भाव से, जहाँ की 11 नंबर अंक लिखा हुआ है, शनि की राशि होती है, कुंभ राशि होती है, इससे देखा जाता है, यानी चतुर्थ स्थान से देखा जाता है।
अब किसी व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चतुर्थ स्थान से संबंधित चल रही हो, तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का समय सीमा काफी बड़ी होती है। अब उस समय सीमा में हमें यह देखना होगा कि इस भाव को गोचर से ग्रह कैसे एक्टिवेट करेंगे, और उसी समय उसको यदि जन्मपत्री में योग होगा तो मकान का लाभ हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखनी होती है। उसके बाद जो पहला सूत्र है वह यह है कि लग्नेश भावेश के ऊपर से या उसके त्रिकोण से गोचर करे। अब यहां पर भावेश यानी भाव का स्वामी शनि है। शनि यहां पर जन्मकालीन मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो नियम ये क्या है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल शनि के ऊपर से या उससे त्रिकोण में गोचर करे। शनि के ऊपर से मंगल गोचर करेंगे या उससे त्रिकोण पंचम या नवम, तो ऐसे व्यक्ति को इस काल में भूमि भवन का लाभ हो सकता है। इसका कारण क्या है? इस सिद्धांत की यदि हम व्याख्या करेंगे तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि त्रिकोण में, यानी त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण में एक रूपता होती है। किसी भी त्रिकोण में एक ही तत्व की राशियां होती हैं और एक ही दिशा को इंगित करती हैं। जैसे कि शनि यहां पर 10वीं राशि मकर राशि में विराजमान है, जो कि पृथ्वी तत्व को दर्शाती है और दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। तो इसके त्रिकोण में जो भी राशियां पड़ेंगी, जैसे कि इसके त्रिकोण में ये राशि पड़ती है पंचम त्रिकोण में 1 2 3 4 5, ये भी दक्षिण दिशा को दिखाएगी और पृथ्वी तत्व को दिखाएगी। और इसके दूसरे त्रिकोण नवम भाव में जो 6 नंबर राशि कन्या राशि पड़ी हुई है, वह भी दक्षिण दिशा को दिखाती है और पृथ्वी तत्व की राशि है। यानी कि ग्रहों की जब एक रूपता बन जाए तब व्यक्ति को उस भाव संबंधित फल मिलते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या हम इस प्रकार करते हैं। अब उन्होंने एक तो ये नियम दिया है लग्नेश का कि लग्नेश त्रिकोण में हो या भावेश के ऊपर से गोचर करे। अब दूसरा नियम जो उन्होंने दिया है वह यह है कि भावेश जहां पर हो, लग्नेश जहां पर हो वहां से भावेश त्रिकोण में गोचर करे या उसके ऊपर से गोचर करे। जैसे कि लग्नेश यहां पर मंगल है, मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं, तो शनि जो कि भावेश हैं, चतुर्थ स्थान संबंधित प्रश्न है, तो शनि या तो उसके ऊपर से गोचर करें या उसके त्रिकोण पंचम और नवम यहां से गोचर करें, तो उसको चतुर्थ भाव से संबंधित फल मिल जाएगा। इसमें भी वही एक रूपता है। ये 5 9 1 पूर्व दिशा को दिखाती है राशियां और अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो यानी भावेश और लग्नेश दोनों एक लय में आ गए, एक ही सीध में आ गए, एक ही दिशा में आ गए, तो व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। उनकी लग्नेश उस स्थान पर आए जिस स्थान का विचार करना है। यानी कि कोई व्यक्ति होता है, वो पूछता है कि मेरे जीवन में मकान का योग कब बनेगा, तो हम उसको चतुर्थ स्थान की दशा अंतरदशा देखेंगे और उसके बाद जब लग्नेश मंगल गोचरवश चतुर्थ स्थान में आएगा घूमते हुए, तब उसको मकान बनने का पूर्ण रूप से योग बन जाएगा। ये 3 सूत्र हुए। और चौथा सूत्र है कि लग्नेश और भावेश, लग्नेश हो गए मंगल, भावेश हो गए शनि, जब एक दूसरे को देखें गोचर में या एक दूसरे से युक्त हो जाए। अब इस समय प्रेजेंट में मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं, तो इसी राशि में या इसके सामने वाली राशि में जब शनि और मंगल का योग बनेगा, यानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे या एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध बना लेंगे, एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे, तब भी इस भाव का उसको फल मिल जाएगा। शर्त वही पहली है कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इसी भाव से संबंधित होनी चाहिए। इसमें एक सूत्र और है फल दीपिका में
कि किसी भी भाव का फल कब मिलता है, इसमें एक चीज और देखी जाती है कि भावेश को, यानी भाव के स्वामी जो शनि हैं, उनको लग्नेश यानी मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से देख लें तो भी उस भाव के फल मिलने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। अब मैं बात करूंगा आपसे एक अलग सूत्र की, जो वर्तमान युग के एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं डॉक्टर के.एन. राव, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। उन्होंने गुरु और शनि के संयुक्त रूप से गोचर के प्रभाव को बताया है। उन्होंने बताया है, और ये सूत्र मैंने बहुत सी जन्मपत्रियों पर अप्लाई किया है और उसमें मुझे 100% सफलता मिली है। उनका कहना है कि गुरु और शनि जो दो धीमी चाल के ग्रह हैं ब्रह्मांड में, वह किसी भी भाव पर संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं तो उस भाव के फल व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलते हैं गोचर में। यानी दशा अंतरदशा उस भाव से संबंधित चल रही हो जिस भाव से संबंधित प्रश्न है, और शनि गुरु गोचर में उस भाव के स्वामी या उस भाव पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल दें तो उस भाव का फल निश्चित रूप से मिलता है। इसमें उन्होंने एक सूत्र और जोड़ा है कि यदि किसी व्यक्ति को संतान संबंधित, हमें उसने प्रश्न किया है हमसे और हमें यह बताना है कि उसकी संतान कब होगी जीवन में, और संतान की योग उसकी जन्मपत्री में मौजूद हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसके संतान कब होगी। तो संतान होने के लिए संतान का भाव पंचम भाव है, तो पंचम भाव का एक्टिव होना आवश्यक है। तो पंचम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा चल रही हो, और गुरु शनि और मंगल ये तीनों ग्रह पंचम भाव या इसके स्वामी गुरु पर संयुक्त रूप से प्रभाव डालें दृष्टि या स्थिति के द्वारा, तो व्यक्ति को संतान निश्चित रूप से होती है। उसी महा होती है जिस महामंगल उस पर दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार उन्होंने हमें ये द्विगोचर का सिद्धांत समझाया है, तो वह मैंने आपके सामने रखा है। इस प्रकार महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और इसके साथ साथ फलदीपिका के सूत्र और द्विगोचर को यूज करने के बाद हम किसी तथ्य पर या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब जैसे कि यदि आप अपने प्रथम संतान की जन्मपत्री रख लें सामने और अपनी जन्मपत्री रख लें, तो उसकी जन्मपत्री में गुरु, शनि और मंगल ये तीनों ग्रह आपके पंचम भाव या पंचमेश को जरूर इफेक्ट कर रहे होंगे, जरूर उस पर प्रभाव डाल रहे होंगे। ये देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वास्तव में ज्योतिष शास्त्र कितना सच्चा है। बस ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें से श्लोकों को समझना, उनकी व्याख्या करना ही एक ज्योतिषी का काम है, और उसको सरल शब्दों में आपके सामने रखने के लिए ही हमने ये कार्य किया है। तो इस प्रकार इस लग्न कुंडली में गुरु, शनि और मंगल पंचम स्थान या गुरु, क्योंकि पंचम स्थान स्वामी गुरु हैं, इन पर प्रभाव डालेंगे दृष्टि युति द्वारा, तो व्यक्ति को संतान निश्चित रूप से होगी। इसमें एक चीज और है कि मान लीजिए शनि पंचम स्थान पर प्रभाव डालते हैं, गुरु पंचम स्थान के स्वामी पर प्रभाव डालते हैं, और मंगल भी पंचम स्थान के स्वामी पर प्रभाव डालते हैं, तो कुल मिलाकर उन तीनों का प्रभाव पंचम भाव के तत्वों से हो गया। यानी पंचमेश या पंचम भाव से संबंधित तत्वों पर इन तीनों का प्रभाव आ गया। तो इस प्रकार से भी हम इस द्विगोचर को देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी की विवाह के संबंध में बात करनी हो, विवाह को समझना है, तो हमें विवाह स्थान के स्वामी को देखना होगा कि उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कब है। इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ देखनी होगी जो मैं आगे आपको आने वाले समय बताऊंगा, और इस द्विगोचर को शनि और गुरु के गोचर को भी लगाना होगा। शनि गुरु जब भी सप्तम स्थान के स्वामी या सप्तम स्थान पर प्रभाव डालेंगे तो निश्चित रूप से उसी वर्ष उस व्यक्ति का विवाह होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र, नमस्कार।